बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव उमर दराज। और नाज़रीन, बताता चलूं आपको कि हम लोग इस टाइम मौजूद हैं सिंध की धरती पे और ये इलाका है नवाब शाह। और नवाब शाह में ये एक NGO के ज़रिए तमाम एक माज़ूर बच्चों के लिए एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से हम कुछ कवरेज भी करेंगे और आपको इस सेंटर के कुछ भी सेशंस हैं वो भी दिखाएँगे। तो हमारे साथ रहिएगा, जो अमला है इंशाल्लाह उससे भी बातचीत करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग मौजूद हैं सिंध में और सिंध में NDF सेंटर है ये माज़ूर बच्चों का। यहाँ पर हम मौजूद हैं तो मेरे साथ डॉक्टर निदा मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा यहाँ पर जो आपके पास बच्चे आते हैं माज़ूर बच्चे, उस तरह उनको किस तरह आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी फिजियोथेरेपी कैसे कर रहे हैं? ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ पर सेरिब्रल पल्से एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन इमेच्योर जो है रिकवरी होती है ब्रेन की। ये क्यों होता है? क्योंकि या तो जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई स्ट्रेस वगैरह ले लिया मदर ने, या कोई डेफिशिएंसी हो गई, जैसा फॉलिक एसिड स्पेशली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि फॉलिक एसिड जो है वो लाजमी लिया करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो ना लेने की वजह से जो है कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उसकी वजह से बच्चों की इमेच्योर ब्रेन जो है वो होता है, उसकी वजह से बच्चों का वो दिमाग का हिस्सा डैमेज होता है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं CP सेरिब्रल पैल्सी, ठीक है, इंजरी टू द इमेच्योर ब्रेन हम इसको कहते हैं। इसमें यह होता है बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। बच्चे या तो बहुत ज़्यादा स्पास्टिक मिलते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त मिलते हैं, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लैसिड मिलते हैं। तो हमारा काम ज़्यादातर यही होता है कि इन बच्चों को मूवमेंट सिखाई जाए, एटलीस्ट इतना इंडिपेंडेंट इनको बनाया जाए कि ये कल को खुद के काम खुद कर सकें। क्योंकि जितने बच्चे छोटे होते हैं इनको उठाना, बच्चों को कैरी करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इन बच्चों को कैरी करना, इन बच्चों को वॉशरूम तक लेकर जाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि एटलीस्ट चाहे चीज़ की मदद से चाहिए कि चाहे वॉकिंग एड्स की या फिर जो है क्रचेज़ वगैरह यूज़ कर लें या वॉकर्स यूज़ कर लें, उनकी हेल्प से ही सही, लेकिन बच्चे इतने काबिल हो जाएं कि वो खुद से चल फिर सकें, कि एटलीस्ट वो अपने वॉशरूम तक खुद जा सकें या अपने चेंज वगैरह खुद। जैसा आप कह रही हैं कि आप लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे इतने चल फिर सकें कि वॉशरूम तक खुद जा सकें, तो इस टाइम पीरियड में कितना टाइम पीरियड लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है बच्चों को यहाँ तक इस्टेब्लिश होने में? ठीक, लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते कि कितना वक्त लग सकता है, लेकिन ये होता है ये बच्चों की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ को कैरी कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनमें कवर अप हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनमें वक्त लगता है। लेकिन यह है चांसेस ज़रूर रिकवरी कुछ ना कुछ आती है। कुछ बच्चों में जल्दी मिलती है रिकवरी, कुछ बच्चों में ऐसा होता है वक्त लगता है, लेकिन यह है रिकवरी आती ज़रूर है, चाहे स्लो हो या फिर जल्दी आ जाए, हमारे फास्ट रिकवरी मिले, लेकिन रिकवरी कुछ ना कुछ आती है। इवन अब तक हमारे बहुत सारे केसेस हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमारे पास एक बच्चा मुख्तियार 18 ईयर्स ओल्ड वो बच्चा था, वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा पेपर्स देने जा रहा था अपने, तो वहाँ से वापसी पर इतना सीवियर उसका एक्सीडेंट हुआ है कि उसे जो है वो 9 मंथ तक वो कोमा में एडमिट था। उसके बाद जिस वक्त वो हमारे पास आए वो कम्प्लीटली व्हीलचेयर डिपेंडेंट थे वो, लेकिन उसके बाद अब वो माशाल्लाह से हमारे पास जब से वो केस आया 6 मंथ हुए ऑलमोस्ट काम करते हुए, अब वो बच्चा इतना काबिल है कि वो बच्चा स्टेयर्स तक चल सकता है, वो वॉक कर सकता है, और वो स्टेयर्स क्लाइंबिंग पर अभी वर्क हो जाए कि वो स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर निदा जो कि बता रही थी कि किस तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, लीड न्यूज़ के साथ रहिएगा, मज़ीद सेशन भी आपको दिखाते हैं और डॉक्टर से बात करवाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं अयाज़ ख़ान, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कैसे आप यहाँ पर इस सेंटर में जो है बच्चों की ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे यानी कि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी में उनको वापस लौटने के लिए मदद कर रहे हैं? हाँ, मेरा नाम अयाज़ अहमद ख़ान है। मैंने मास्टर्स किया स्पीच पैथोलॉजी में और यहाँ पर करीबन 6 माह से काम कर रहा हूँ।
तो मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो स्पीच लैंग्वेज इश्यूज़ के साथ होते हैं। जैसे कुछ बच्चियां बोल नहीं सकती हैं, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं, तो हम फिर उनको पहले टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। फिर हम 2 तरह से उनको फैसिलिटेट करते हैं, या तो हियरिंग एड लगवा देते हैं या फिर हम उनको कॉकलियर इम्प्लांट जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि वो करवाएं। फिर हम उनकी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए ये 4 तरह से उसके 4 असूल होते हैं। सबसे पहले कि जो परसेप्शन ऑफ साउंड, कि साउंड मौजूद है उसको बच्चा समझे। फिर दूसरे नंबर पर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे पास ये एक कौ है और ये हमारे पास एक जैसे डक है, तो मैं उनको आवाज़ कैसे दूंगा? कौ कैसे करती है? मू। और फिर डक कैसे करती है? क्वैक क्वैक। तो जो बच्चा है वो क्या करेगा? मू बोलेगा। फिर आवाज़ डक की भी करेगा, क्वैक क्वैक। फिर क्या होता है कि हम उससे आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि कौन सी आवाज़ हम मूव करके फिर वो बच्चा हमें उठा के देता है। फिर हम उसको आगे जनरलाइजेशन करवा देते हैं। ये है एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ। फिर आगे जो और होते हैं, कुछ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, कुछ होते हैं न्यूरो मोटर स्पीड डिसऑर्डर्स के साथ। हम फिर उनके लिए ओरल मोटर थेरेपी जो है वो सजेस्ट करते हैं, ताकि उनको बेहतर बनाया जा सके। उनकी पूरा जो मैकेनिज़्म है हम उस पे काम करते हैं। और एक नॉर्मल जो लाइफ गुजारने के लिए हमारी स्पीच और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। स्पीच से ज़्यादा लैंग्वेज ज़रूरी होती है। लैंग्वेज का मतलब है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव समझना और एक्सप्रेस करना अपने नीड्स को, और स्पीच होती है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि बच्चा एक है वो साउंड को प्रोड्यूस करे और फिर अपनी बात जो है वो लोगों को समझाए। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है, चाहे किसी किस्म की भी हो। तो हम ज़्यादा पहले ये हमारे पास जो ये चीज़ें हैं ये हमारी लैंग्वेज को डेवलप करती हैं। जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल हमने अभी आपके सामने जो जैसे कर रहा था कि शर्ट के ऊपर रखें, उसने पहले क्या किया? रिसेप्टिव लैंग्वेज रिसीव किया, फिर उसने इसको रखा, फिर उसके बाद हम उसको कहते हैं कि आप मुझे शर्ट दे दो, तो मीन्स उसने फिर हमें क्या है एक्सप्रेस किया। तो इस तरह से हम उनकी लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास करीबन 5 ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ बन चुकी हैं, और बहुत अच्छा उनका जो है ना क्या है कि रिस्पॉन्स है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जब तक पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमने तो यहाँ सिर्फ आधा घंटा स्पीच का एक जो सेशन होता है, क्योंकि हमारे पास और बहुत से बच्चे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। हम पेरेंट्स को साथ बैठाते हैं, वो काम जो हम कर रहे होते हैं उनको बताते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से करना है, और वो घर में जाकर करते हैं। जो इन्वॉल्वमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना सक्सेस जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अयाज खान साहब, जो कि बता रहे थे कि बच्चों की लैंग्वेज पे यहाँ पर कैसे काम करें। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हम लोग एक सेशन में मौजूद हैं जहाँ पर ये माजूर बच्चों को जो है रखा जाता है, और इनके बैठने और लेटने और सोने का इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ पर इंचार्ज जो हैं प्रोग्राम वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक बच्ची है उसके बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इस बच्ची के बारे में बताइएगा कि ये बच्ची कौन है और ये कब से आप लोगों के पास है, उसका कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है? इस बच्ची का नाम जो है वो रीना है। बच्ची जब हमारे पास आई थी तो जैसे भैंसें खाती हैं मुंह से डायरेक्ट खाना, ऐसे मुंह से खाती थी। जहाँ पानी का जो है वो ज़रा सा भी गिरा हुआ देखा ना, वहाँ से वो ज़ुबान लगानी है। ठीक है, इसको नहीं पता कि मेरे कपड़े हैं या नहीं है, कुछ भी नहीं ना। तो अब जो है 10 महीने के बाद अल्लाह का शुक्र है अब ये हंसती है। सही है, नहीं तो इसके घर वालों ने कभी ये भी नहीं सिखाया कि हंसा भी जाता है ना। अब ये हंसती है, हमारी चीज़ें छुपाती है, तो हमें एहसास होता है कि हाँ जी अब ये थोड़ा बहुत जो है वो इसकी समझ-बूझ काम कर रही है। जैसे हमारे पास ये रूल है कि हम ना हर 15 दिन के बाद बच्चों को भेजते हैं घर पे। ठीक है, इसको जब हम भेजते थे अपने घर पे तो इसके घर वाले जाते ही इसको जो है वो जंजीर में बांध करके ना इसको कोई नींद की टैबलेट दे देते थे, ताकि 2 दिन जो है वो ये सोई रहे। 2 दिनों के बाद जब सेंटर खुले तो फिर जो है वो इसको हम वापस छोड़ कर आएँ। तो इसके लिए फिर अब ये है कि ये महीने में अगर इसको कोई लेने आ जाए तो ये जाती है, और अगर नहीं तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि इसको जो है वो अपने घर वालों के पास ना भेजें, तो बेहतर ये हमारे पास ही सर। तो ये अपना प्रोग्राम मैनेजर थी हमारे साथ, जो कि इस बच्ची के बारे में बता रही थी।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग NDF सेंटर में मौजूद हैं और ये सेंटर जो है माजूर बच्चों का है और यहाँ पर हमारे साथ तारिक हुसैन साहब जो हैं प्रोग्राम इंचार्ज हैं इस सेंटर के, ये हमारे साथ मौजूद है। कुछ इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सेंटर जो है ये कब क़याम में आया और इसके बानी कौन है? नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम जो फार्मली इस्टेब्लिश हुआ है वो 2007 में ये ऑर्गेनाइजेशन का यानी फार्मली आगाज़ हुआ था, जिसके बानी और सरपरस्त आबिद हुसैन लाशारी हैं और उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि ये इदारा आगे चल चल कर 2011 में अपने फुल उरूज तक जब इनकी कामयाबी के सफ़र तय किया। 2014 में हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ प्रोजेक्ट किया था माजूरों की बहाली पर और उसके बाद 2017 में फिर हमारा एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से, CDP डिपार्टमेंट है। तो 2017 में इस सेंटर का क़याम जो वजूद में आया। इस सेंटर की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर जो ज़हनी अमराज है, ज़हनी माजूर बच्चे हैं, उनकी बहाली का काम किया जाता है। आपको पता है कि ये एक ऐसा इस मुआशरे में ये एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं एक्सक्लूजन की तरफ है। लोगों ने इन बच्चों को ख़ुद से अलग कर दिया है, उनको यूज़लेस समझकर ख़ुद से अलग कर दिया है। ये सेंटर इन बच्चों की बहाली पर काम कर रहा है कि ये भी एक मुआशरे का जो कि कारआमद जो तबका साबित हो आगे चलकर। तो इस सफ़र का आगाज़ हमने 2017 में किया है और ये अपनी कामयाबी के साथ ये सफ़र जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी हम सिंध के और पाकिस्तान के बच्चों के लिए ऐसे और सारे मराकज़ भी कायम करें जिनमें इन बच्चों की ज़हनी जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको हम कैटर कर सकें। अच्छा तारिक साहब, जैसे कि माशाल्लाह आपने बताया कि 2017 में आप लोगों ने ये सेंटर जो है ये बनाया, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सेंटर में आप बच्चों की कौन कौन सी फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इस सेंटर क़याम का जो बुनियादी मकसद वो ये है कि हम उन बच्चों को जो कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माज़ूर हैं उनको इस काबिल बनाएं कि वो एटलीस्ट सेल्फ़ डिपेंडेंट हो। यानी अगर वो अपने जो रूटीन के उनके मामलात है, जिस तरह खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, तो उसका बुनियादी मकसद तो ये है। रिहेबिलिटेशन एक लॉन्ग टर्म जो है एक क्या कहते हैं वो एक्टिविटी है जिनकी जो असरात हैं वो फिलफोर नहीं मिलते। इसलिए इस सेंटर का वजूद आपने देखा कि यहाँ पर हमने बच्चों को अडॉप्ट भी किया हुआ, यानी बोर्डिंग पर भी बच्चे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो थेरापीज़ दी जाती है उनको हम कहते हैं लाइफ थेरापीज़, जिसमें फ़िज़ियोथेरापी है, जिनमें उन बच्चों की फ़िज़ियो पे काम किया जाता है, उनके पोस्चर पे काम किया जाता है कि उनके जो डिफरेंट उन डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनके हाथ या पाँव का जो पोस्चर ठीक नहीं होता उनको ठीक करने पे हम काम करते हैं। दूसरी हमारे पास थेरापी है स्पीच थेरापी। जो बच्चे बोलने की उम्र में बोल नहीं पाते तो उनके बोलने पर काम किया जाता है। उनको हमारे पास आइडियोलॉजिस्ट हैं तो उन पर वो उनकी स्पीच थेरापी पर काम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है साइकोथेरापी। साइकोथेरापी उन बच्चों पर अप्लाई होती है जो कि मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, जिनमें ADHD हो गया, एंजाइटी हो गई और दूसरे जो बच्चे उन पर उनकी ज़हनी नशोनुमा, उनकी जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको कैटर किया जाता है। उसके साथ साथ हम उनके वालिदैन को भी काउंसलिंग करते रहते हैं कि वो उन बच्चों की ओनरशिप ले, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को रहना अपने वालिदैन के पास है। हमारे सेंटर में वो कुछ घंटे के लिए आएंगे या कुछ वक्त के लिए आएंगे, लेकिन अपने वालिदैन के पास उन्होंने पूरी उम्र तक रहना है। तो हम उनकी थेरापी के साथ साथ उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग करते हैं कि उनकी ओनरशिप लें और उनको ये बायसे गनीमत समझे, ना कि वो उसको कर्ज समझे। हमारे यहाँ इसको ये नहूसत माना जाता है कि जिस घर में माजूरी होती है तो खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई अल्लाह का अज़ाब है या कोई ऐसी कोई बात नहीं, ये खुदा की तरफ से एक आजमाइश होती है। तो हमारी मोस्टली इस पर भी हम काम कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ट्रू स्पिरिट में देख लें तो ये एक जंग है जो कि हम लड़ रहे हैं दिमाग के साथ। लोगों के दिमाग में ये है कि जो हमारे माजूर बच्चे ये किसी काम के नहीं और ये माजूर के साथ ही इनको मरना है, जबकि हमारा ट्रस्ट और बिलीव ये है कि भाई माजूरी खुदा की तरफ से एक आजमाइश है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारे वजूहात पैदा की हैं, तो उनको बरोखा लाकर हम उन बच्चों को माशरे के लिए कारआमद बना सकते हैं। जिस तरह हम आपको मिसाल दें, हमारे जो बानी सरपरस्त आबिद लाशारी, आप देखेंगे कि वो दोनों हाथ से माजूर हैं। अगर तो वो इसी फ़िलासफ़ी पे चलते तो आज इतने बड़े सेंटर के वो ख़ुद सरपरस्त नहीं होते। तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूव करके दिखाया कि भाई माजूरी जो है वो एक क्या कहते हैं कर्ज नहीं है।
उनको भी जो माज़ूर बच्चों को भी हम अपने इस मुआशरे में शमूलियत उनकी कर सकते हैं, उनको इंक्लूड करके हम मुआशरे को इंक्लूसिव कर सकते हैं। चौथा जो हमारे पास थेरापी है वो है ऑक्यूपेशनल थेरापी। ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है कि हम उन बच्चों को जब उनकी फिजियो ठीक हो जाती है, जब वो जहनी तौर पर ठीक हो जाते हैं, जब वो बोलने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर उनकी होती है ऑक्यूपेशनल थेरापी। उसमें ये होता है कि उनकी फिर हम उसमें उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, उनको यानी लाइफ के से रिलेटेड जो भी है इनफॉर्मल एजुकेशन है हमारी, तो ये पूरे जो एक क्या कहते हैं एक पूरा सर्किल है जो हम ये थेरापीज़ का वक्त के साथ साथ हमारे बच्चों को देते रहते हैं। जी, तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ तारिक हुसैन साहब, और बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि जो वालिदैन अपने माज़ूर बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते या उनको कोई सरदर्द समझते हैं या अपनी कोई मजबूरी समझते हैं, तो बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे थे कि अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश होती है, और आजमाइश से हर मुसलमान को जो है ना वो कहीं ना कहीं गुजरना है और कहीं ना कहीं उसका मुकाबला करना है। तो अपने माज़ूर बच्चों को जो है वो कोशिश करें कि इस माशरे का हिस्सा बनाएं। तो बहुत शुक्रिया लीड न्यूज़ के साथ रहने का। फिर इंशाल्लाह किसी न किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।